नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। हिंदुस्तान हथियार खरीद रहा है, हथियार बेच रहा है। बस थोड़ी देर पहले दिल्ली में नरेंद्र मोदी से यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मुलाकात की है। भारत और यूएई के बीच डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसकी डिटेल थोड़ी देर में आपके सामने होगी। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम भारत आर्मेनिया को बेच रहा है। 114 नए राफेल फाइटर जेट्स हिंदुस्तान आ रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान में जबरदस्त पैनिक है। हड़कंप मचा हुआ है कि हिंदुस्तान ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है और इस बीच इस्लामाबाद को लग रहा है कि हिंदुस्तान हमला करने वाला है। यह हमला कब होगा, कैसे होगा और अगला टारगेट क्या हो सकता है, बहुत जल्द लाहौर से, बहावलपुर से, रावलपिंडी से ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। वो ब्रेकिंग न्यूज क्या होगी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पीओके में ग्राउंड स्ट्राइक किसी भी वक्त हो सकती है। इंडियन आर्मी के जारी किए गए इस वीडियो में बहुत बड़े ऑफेंसिव के संकेत मिल रहे हैं और दूसरा संकेत इस वीडियो के कैप्शन में है। और वो कैप्शन है अनसीन अंटिल कॉन्टैक्ट। तो क्या आप किसी भी वक्त पीओके में मौजूद लश्कर, जैश, हिजबुल के आतंकियों से कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो सकता है? वो कांटेक्ट कैसा होगा? वो अटैक कैसा होगा? इंडियन आर्मी ने आज इसका एक डेमो वीडियो रिलीज कर दिया। इस वीडियो में भारतीय सेना ने दिखाया है कि दिन के उजाले में जब भारत हमला करेगा तो कैसा दृश्य दिखाई देगा। रात के अंधेरे में जब हिंदुस्तान की तोप गरजेंगी तो कैसा सीन दिखाई देगा। 1 मिनट 15 सेकंड का यह वीडियो इतना धमाकेदार है। सोचिए जब हिंदुस्तान पीओके में ऑल आउट अटैक करेगा तो मुनीर कैसे थर-थर कांपेगा। तो क्या अब की बार पीओके में आतंकियों को मारने और लाहौर से हाफिज, बहावलपुर से मसूद को उठाने का प्लान है? क्या रावलपिंडी में घुसकर मुनीर को मारने का प्लान है? एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर खुद की भी नहीं सुनता हूं। या आप लिख के ले लीजिए, या आप लिख के ले लीजिए। इंडियन नेवी चीफ ने भी कमिटमेंट दे दी है, कह दिया है लिख के ले लीजिए। ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट है या इसके पीछे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े खतरे के संकेत हैं? परफेक्ट शॉट, परफेक्ट वर्क कि अपने आंख, अपनी कान, अपना दिमाग खुला रखिए। मूविंग अहेड डिस्पाइट नोइंग द फियर। आपको पता है कि इस राह में चलने में मुझे गड्ढे मिलेंगे, लेकिन वहां चलना है तो चलना है, चलना है तो चलना है, चलना है तो चलना है। भारत के नौसेना प्रमुख किस परफेक्ट शॉट की ओर इशारा कर रहे हैं? नेवी चीफ आंख, कान, दिमाग खुला रखने की बात क्यों कर रहे हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, खतरे को नाकाम करके ही रहना है? हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल का सिलसिला फिर शुरू हो गया। सायरन फिर बजने लगे हैं। तो क्या ये तस्वीरें सीधे सीधे पाकिस्तान पर भारत के अगले अटैक की ओर इशारा कर रहे हैं? पाकिस्तानियों की टांगें तो अभी से ये सोचकर कांपनी शुरू हो गई है। आप इनसे ना निगोशिएट कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना कोई डिप्लोमेसी कर सकते हैं, ना कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट कर सकते हैं इनके साथ। कि ये फैसला कर चुके हैं कि हमने हेलकर पाकिस्तान को खत्म करना है अखंड भारत बनाने के लिए। आप इनको इस मकसद से पीछे नहीं हटा सकते। आपने जब भी इंगेज करना है हिंदू मुशरिकों के साथ तो इनकी इस जहनियत को सामने रखना है, इनके इस इरादों को सामने रखना है। और अगर कोई शख्स ये समझ केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। है जैसे पाकिस्तान में ऐसे नापाक और पलीत हुक्मरान गुजरे हैं पीछे, जो इनसे 100 साल की दोस्ती करना चाहते थे, 100 years ऑफ पीस करना चाहते थे। नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन बनाई थी बाजवा ने, इमरान ने, फैज ने और मोहित यूसुफ जैसे कादियानियों ने, जो पूरी कौम को धोखे में रख के ज़िबा करवाना चाहते थे हिंदू मुशरिकों के हाथों कि जी कश्मीर भी दे दो और इससे 100 साल की दोस्ती भी कर दो और उसको हिंदू राष्ट्र भी बनाने दो और अखंड भारत की तैयारी भी करने दो। जब आप इस तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि बहुत जल्द आप भी उसी तरह तबाह किए जाएंगे जैसे अहले गज्जा आज आजमाइश उठा रहे हैं। रिसेंटली हमें भारत की तरफ से जो कहा गया, उनके जाहिर है कि वो एक प्रेस ब्रीफिंग में थे उनके आर्मी चीफ, और उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अगर ऐसी कोई बात हुई तो दोबारा से अटैक किया जा सकता है। तो पाकिस्तान इस वक्त आपको नहीं लग रहा कि हर तरफ से घिर चुका है? वो तो है, वो तो देखे ना, अगर आपकी कोई कोहेरेंट कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी, अगर आप दूसरों के मफादात के तहत अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे तो फिर इस किस्म की सिचुएशन तो बनेगी। जाहिर है भारत जो कंडीशंस लगा रहा है वो कंडीशंस ये मान नहीं रहे हैं, ये उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। जो वो कह रहे हैं कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोका जाए, या जो टेररिस्ट वो बताते हैं, नाम लेते हैं सबके जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, ऐसे नहीं कि कोई शरीफ लोग हैं, तो उनके ऊपर ये कोई कार्रवाई नहीं करते। तो वो फिर इनको करना चाहिए ना। देखे ना, जो टेररिस्ट जो होता है ना, वो किसी मुल्क के लिए नहीं होता, वो टेररिस्ट वो इंटरनेशनल एक पर्सोना नॉन ग्राटा होता है। तो इनको एक्शन लेने चाहिए, कुछ इनको शो करना चाहिए कि हम सीरियस हैं इस मामले में, महज ज़बानी कलामी नहीं बल्कि कुछ करके दिखाएं। पाकिस्तानी पैनिक में है, फियर में है, और ये नॉर्दर्न कमांड की इस तस्वीर से भी क्लियर है। तो क्या पीओके में मौजूद टारगेट्स को लॉक कर लिया गया है? और क्या अब की बार हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमले के लिए उस भार्गवास्त्र का इस्तेमाल करेगा जो एक बार में 60 मिसाइल दागेगा, आतंकियों के चीथड़े चीथड़े कर देगा? इसकी फुल डिटेल आगे देंगे। हिंदुस्तान की सेना ने अचानक पीओके पर फोकस शिफ्ट नहीं किया है, आतंकियों को अचानक उनकी रेंज में नहीं लिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अचानक से आतंकवादियों की एक्टिविटी तेज हो गई है। हर रोज एक नया वीडियो आ रहा है और उसमें अब एक और नए वीडियो की एंट्री हो गई है। पीओके के रावलाकोट के तत्रीनोट में एलओसी के बेहद करीब लश्कर की यूनिट JKUM ने एक साथ कई आतंकवादियों को बुलाया, टेंट लगाया, हर आतंकी के लिए टेबल कुर्सी लगाई गई और यहां पर सबसे जहरीली स्पीच दिलाई। स्पीच देने वालों में एक नाम लश्कर तैयबा का आमिर जिया भी था, जो लश्कर का सीनियर कमांडर है। सुनिए ये क्या कह रहा है। कश्मीर को पड़ोस में बैठा खाएगा पुजारी, आज जरूरत किधर से आ गई कि आज वो आजाद कश्मीर को फतह करने की बात करे। ये जरूरत किसने दी? ये मेरा सवाल है डॉक्टर साहब आपसे भी और जनाबे रिजवान हनीफ साहब आपसे भी कि आज हमारी क़यादतें, आज हमारी सियासी क़यादतें कहां पे खड़ी हैं? ये तो बेस कैंप था, लेकिन ये कारोबारी मरकज बन गया। अब हम जिहादी जमातों को, अब हम सियासी जमातों को, अब हम दीनी जमातों को ये सोचना होगा कि हिंदुस्तान को तो फतह करना ही करना है, मकबूजा कश्मीर को तो आजाद करवाना ही करवाना है। इस वीडियो में दो बातें गौर करने वाली हैं। पहली ये स्पीच देने वाला लश्कर का आतंकी ये खुद मान रहा है कि हिंदुस्तान पीओके में कुछ बड़ा करने वाला है, और दूसरी ये कि इसने अपनी स्पीच में एक दूसरे आतंकी रिजवान हनीफ का जिक्र किया है।
आतंकी आमिर जिया के ठीक पीछे कुर्सी पर आप जिस आतंकी को बैठे देख रहे हैं, ये वही रिजवान हनीफ है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है। इस तहरीक को जला बख्शी थी। कुछ दिन पहले पीओके में ही एक दूसरी लोकेशन पर इसी रिजवान हनीफ ने जहरीली तकरीर की थी और तब इसने खुल्लम खुल्ला कबूल किया था कि पाकिस्तान से ही लश्कर और जैश के आतंकी भारत में घुसपैठ करके खून खराबा करते हैं और इसने ये भी कबूल कर लिया था कि आने वाले दिनों में भी ये घुसपैठ जारी रहेगी। रब्बे काबा की कसम है, इस तहरीक से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जाग रहे हो रिजवान, तेरा एक इशारा, अगर जाग रहे हो रिजवान भाई कदम बढ़ाओ, अगर जाग रहे हो। आपके सामने वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने कश्मीर की तहरीक के लिए अपने नौजवान मुजाहिदीन का खून गिराया है। आपके सामने वो बात कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह कश्मीर की तहरीक को न दबने देंगे, न झुकने देंगे और न कश्मीर से 1 इंच इंशाअल्लाह पीछे हटेंगे। ये कश्मीर इतनी आसानी के साथ हिंदू इस पर कब्जा कर ले, ये मुमकिन नहीं है। मोदी हमें आजाद कश्मीर पर हमले की धमकियां दे रहा है, उसको ये जुर्रत किसने दी? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मोदी को ये पैगाम देते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर लाइन है। बताओ एलओसी को मानते हो? नहीं मानते हम एलओसी को। इंशाअल्लाह इस एलओसी को दिन के उजाले में भी पार करेंगे, रात के अंधेरे में भी पार करेंगे। भारत में घुसपैठ करने की आतंकियों की यह गलती बहुत भारी पड़ेगी। अगर वो किसी तरह अंदर आ भी गए तो जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। रही बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, तो हिंदुस्तान अब पीओके में घुसकर लश्कर और जैश की कब्र खोदेगा। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इंडियन आर्मी को सीधे पीओके से आतंकियों की एक मूवमेंट की रिपोर्ट मिल गई है। इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक इस वक्त लश्कर का आतंकी नसर जावेद नए सिरे से आतंकियों को रिक्रूट कर रहा है। वो पिछले 2 हफ्तों में कई बार पीओके के मीरपुर, कोटली और पुंछ में दिखाई दिया। इस आतंकी ने लश्कर के रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए 4 से ज्यादा रैलियां की, 10 से ज्यादा क्लोज डोर मीटिंग्स की। नसर जावेद को पीओके में लश्कर की नई यूनिट खड़ी करने का टास्क मिला। सिर्फ पीओके नहीं, नवंबर 2025 में लश्कर के नसर जावेद और अब्दुल राउफ ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 50 से ज्यादा रैलियां और सीक्रेट मीटिंग्स की है। इसके अलावा लश्कर के जिस मरकज़े तैयबा को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तबाह किया था, वहां बहुत जल्द 2026 के टेरर ट्रेनिंग बैच के आतंकियों के लिए एक सेरेमनी होने वाली है। इन आतंकियों को पहले से ही मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा चुकी है और होने वाली सेरेमनी में आतंकियों को डिप्लॉय करने का ऑर्डर जारी होगा। लेकिन इस वक्त जो हालत बनते दिख रहे हैं, उससे पाकिस्तानियों को लग रहा है कि आतंकियों की डिप्लॉयमेंट से पहले ही हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बम्बार्डमेंट कर देगा, पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देगा। तुम टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना जी। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया असर्ट कर रहा है कि खबरदार, तुम लोगों ने कश्मीर की बात की, ये मेरा इंटरनल मसला है।
खबरदार, आप लोगों ने कश्मीर की बात की, ये मेरा इंटरनल मसला है, ठीक है ना जी। इंडियंस आर गेटिंग टफ, इंडियंस बड़ा टफ हो रहे हैं फॉर ऑल दीज कंट्रीज। इंडियंस क्या कहते हैं कि तुम लोग टेररिज्म कराते हो, समझ रहे हैं बात। और ये चाहते हैं कि जी कश्मीर का जिक्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडियंस ये चाहते हैं कि आप कश्मीर का कभी जिक्र ना करें। ये एक बड़ी चीज़ हुई है मेरी सेंस में। बड़ी चीज़ इस सेंस में हुई है ना कि यार वो ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, और वो यही है कि पाकिस्तान को ज़रा टाइट करो। हर किसी को पता है कि मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक कोल्ड वॉर मोड में है। कोल्ड वॉर से मुराद ये है कि ओपनली तो शायद ये एक दूसरे पर कोई अटैक नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ममालिक बहुत रैपिड अंदाज में अपनी मुख्तलिफ दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने में और वो कमियां पूरी करने में लगे हुए हैं जो उन्हें इस मई के कॉन्फ्लिक्ट में लगती हैं। अगर पाकिस्तान को टाइट करने के लिए अब हिंदुस्तान के पास वो वेपन आ गया है जो दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। उसका नाम है भार्गवास्त्र, जिसकी टेस्टिंग मई 2025 में हो चुकी है। और अब यह भार्गवास्त्र पाकिस्तान और पाकिस्तानी ड्रोन्स की कब्र खोदने का काम करेगा। भार्गवास्त्र भारत की नई स्वदेशी काउंटर ड्रोन प्रणाली है जो 2.5 किलोमीटर तक ड्रोन का पता लगाकर उसे बेअसर कर सकती है। भार्गवास्त्र 20 मीटर की घातक परिधि वाले ड्रोन के झुंड को भी बेअसर करने के लिए अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट तैनात करती है। सिस्टम की सुरक्षा की दूसरी परत डायरेक्टेड माइक्रो मिसाइल है जो सटीक और प्रभावी लक्ष्य सुनिश्चित करती है। इसमें एक साथ 60 से ज्यादा माइक्रो मिसाइलें दागने की क्षमता है। इसके रडार की रेंज 6 से 10 किलोमीटर है, जिसमें छोटे हवाई खतरों का पता लगाया जा सकता है। हिंदुस्तान का नागास्त्र का स्वाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में पहले चख रखा है। पिनाका सिस्टम ने भी पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी है और अब भार्गवास्त्र की एंट्री से पाकिस्तान की दुर्गति होनी तय है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सोलर ग्रुप द्वारा निर्मित नागास्त्र ड्रोन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था और इस ड्रोन ने देश की ओर बुरी नजर रखने वाले आतंकियों के ठिकानों पर सटीक प्रहार, प्रिसाइज स्ट्राइक अपनी रणनीतिक क्षमता को सिद्ध कर दिया। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि नागास्त्र के और भी आधुनिक वर्जन्स, नागास्त्र के और अधिक आधुनिक वर्जन्स अब विकसित किए जा चुके हैं। यह मुझे यहां बतलाया गया है और मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर यह हथियार हमारे शत्रुओं के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होंगे। और ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन हथियारों की कब आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। साथियों, मुझे यह भी बतलाया गया कि सोलर कंपनी द्वारा भार्गवास्त्र नामक एक काउंटर ड्रोन सिस्टम भी विकसित किया जा रहा है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। तो मुझे बतलाया गया कि यह देश का पहला माइक्रो मिसाइल बेस्ड सिस्टम है। ये भार्गवास्त्र है सर, वो 60 मिसाइल अभी यूएस या बाकी दूसरी कंट्री ने 4 मिसाइल तक उन्होंने एक साथ वो जा सकती है, लेकिन 60 मिसाइल एक साथ काउंट माइक्रो मिसाइल एक साथ वो अटैक करे और जब चाहे तो वो एक करे, इस प्रकार का कोई सिस्टम अभी तक आज के तारीख में पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है। वार फ्रंट के अलावा आज डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान में सबको बेचैन कर दिया है। यूएई के राष्ट्रपति 2 घंटे के लिए भारत पहुंचे। मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका वेलकम किया, गले लगाया। दोनों एक ही गाड़ी में सवार होकर एयरपोर्ट से निकले।
इसके बाद जब यूएई के राष्ट्रपति मोदी के साथ प्रधानमंत्री आवास पहुंचे तो वहां डिप्लोमेटिक टॉक से पहले मोदी ने उन्हें गुजरात में बना मेड इन झूला भी तोहफे में दिया और कश्मीर की पश्मीना शॉल भी गिफ्ट की। ये देखने में सिर्फ गिफ्ट डिप्लोमेसी लग सकती है, मगर इसके संकेत बहुत गहरे हैं। नरेंद्र मोदी की इस कार वाली डिप्लोमेसी और यूएई के राष्ट्रपति के 2 घंटे वाले इंडिया टूर ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सबको बेचैन कर दिया है। जब से उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूएई का हलफ उठाया है, ये उनका 5वां विजिट है इंडिया का पिछले 10 सालों में, यानी कि 10 सालों में 5 दफा वो आए हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि हमारे डिफेंस में भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और पार्टनरशिप्स हैं एंड ऑल दैट। बहरहाल अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है ना, उसमें यह है कि मिलिट्री डायलॉग होता रहे। टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म के इशू पे जो लीडरशिप है इंडिया की, वो ये समझती है कि हमें पाकिस्तान को जो है वो साइड लाइन पे करना है। बेसिकली तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान यूएई के जो ताल्लुकात हैं ना वो कंप्रोमाइज हों। उसकी वजह क्या है? जैसे पाकिस्तान सऊदी अरब के बहुत करीब है, यूएई इंडिया के बहुत करीब है। आप देख रहे हैं मेरे साथ, आपको फोटो में जो है वो यूएई के प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद बिन जायद, और उनके साथ हैं जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत यानी कि नरेंद्र मोदी जी, और दोनों की मुलाकात हुई है और कहा यह जा रहा है कि जी 2 घंटे के लिए यूएई के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भारत का विजिट किया। 5 घंटे की फ्लाइट होती है या 5.5 घंटे की फ्लाइट होती है अगर कोई दुबई से जो है या यूएई से अगर कोई भारत आना चाहे, तो ये 5.5 घंटे की या 5 घंटे की फ्लाइट लेकर 2 घंटे का जो विजिट है, यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा यही जा रहा है कि कई तरह के मैसेजेस जो हैं वो यूएई के प्रेसिडेंट के जरिए भारत में पहुंचाए गए हैं। पाकिस्तान को लगा कि सऊदी से मिलिट्री पैक्ट करके वो सेफ हो गया, लेकिन यूएई के राष्ट्रपति और मोदी की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पूरा पाकिस्तान एक बार फिर से अनसेफ महसूस करने लगा है। आने वाले दिनों में कुछ तो ऐसा बड़ा होने वाला है जिसकी कल्पना न मुनीर कर रहा है, न हाफिज, न मसूद। अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट जॉर्डन पहुंच गए हैं। ट्रंप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर युद्धपोत अरब सागर की तरफ मुड़ गया है। यूरोप से चला दूसरा युद्धपोत फारस की गाड़ी में पहुंचने वाला है। ट्रंप ने अपने सबसे मॉडर्न फाइटर जेट इजरायल पहुंचा दिए हैं। खामेनेई ने एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दिए हैं। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। खामेनेई ने सरकार विरोधी आंदोलन में हिस्सा लेने वालों को सरेंडर के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप अब खामेनेई से कोई डील नहीं करेंगे, युद्ध ही करेंगे। क्यों? इस रिपोर्ट में समझिए। क्या ट्रंप अब खामेनेई को मारकर ही मानेंगे? क्या ट्रंप को खामेनेई टपका सकते हैं? ईरान युद्ध अब तभी टलेगा जब किसी एक का अंत होगा। जनवरी, ये तारीख नोट कर लीजिए। एक्सपर्ट कह रहे हैं 47 साल के इस्लामिक रिजीम के अंत की उल्टी गिनती इसी दिन शुरू होगी।
इससे पहले अगर खामनेई ने टारगेट लॉक कर ट्रंप को उड़ा दिया तो तेहरान में उनकी सत्ता बच जाएगी, वरना बचना नामुमकिन है। सिर्फ 6 दिन का वक्त है। ये 6 दिन ट्रंप और खामनेई दोनों के लिए निर्णायक है। दुनिया का सबसे ताकतवर और विनाशकारी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब्राहम लिंकन 25 जनवरी को अरब सागर में एंट्री करेगा। ट्रंप का युद्धपोत 25 जनवरी को अरब सागर में उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां से खामनेई के हर अड्डे पर धमाके किए जा सकते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से मलक्का स्ट्रेट पहुंच चुका है और अब अरब सागर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। युद्धपोत अब्राहम लिंकन में 9 स्क्वाड्रन तैनात है। अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 इससे उड़ान भरकर बिना ईरान के एयर स्पेस में घुसे तेहरान पर भयंकर तबाही मचा सकता है। इसके अलावा युद्धपोत में 2 सुपर हॉर्नेट बॉम्बर और 2 हॉर्नेट बॉम्बर तैनात हैं। इसमें 2 SH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर और 90 फाइटर हेलीकॉप्टर तैनात हैं। ये युद्धपोत ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी कर सकता है और मिसाइल दाग भी सकता है। अगर खामनेई ने कोई केमिकल वेपन या रेडियो एक्टिव मटेरियल से लैस मिसाइल चलाई तो अब्राहम लिंकन से ट्रंप परमाणु मिसाइल चलाने का आदेश देकर पलक झपकते खामनेई की कहानी खत्म कर देंगे। खामनेई ट्रंप में अब डील नहीं होगी। बात बहुत बिगड़ चुकी है। अब युद्ध ही होगा। ट्रंप अब तेहरान में सत्ता परिवर्तन करके ही मानेंगे। खामनेई ने ट्रंप को खूनी बोलकर गुस्सा और भड़का दिया है। अब ट्रंप का सबसे बड़ा मिशन तेहरान से खामनेई को उखाड़ फेंकना है। ट्रंप ने सेंटकॉम को अपना प्लान बता दिया है। खामनेई पर बाहर से भी हमला होगा और ईरान के अंदर से बम चलेंगे। 24 घंटे में ट्रंप ने अपना वॉर प्लान एक्टिवेट कर दिया है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के मुताबिक अमेरिका ने जॉर्डन में 12 F-35 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। ब्रिटेन के लेकनहीथ एयरबेस से जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर उतारा गया है। साथ में 4 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर हवा में ईंधन भरने वाले भेजे गए हैं। ऐसा तब किया जाता है जब दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले करने हो या पलटवार का डर हो। जॉर्डन का साल्टी एयरबेस तेहरान से 1400 किलोमीटर दूर है। खामनेई और इस्लामिक रिजीम के सबसे बड़े दफ्तर, स्ट्रेटेजिक ठिकाने वहीं हैं। ट्रंप का F-35 फाइटर जेट एक बार में 2200 किलोमीटर तक जाकर हमला कर सकता है। इसीलिए ट्रंप ने अपने बेस्ट स्टील्थ फाइटर जेट के साथ तेल भरने वाले विमान भी भेजे हैं, जिससे हवा में ईंधन भरकर वो बारंबार तेहरान में खामनेई के अड्डे पर बमबारी कर सके। खामनेई पर अमेरिका का कोई भी हमला युद्ध माना जाएगा। ये बात प्रदर्शनकारियों पर नरमी दिखाने वाले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहकर इशारा कर दिया है, तेहरान भी युद्ध के लिए तैयार है। ईरान के पास हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की लंबी रेंज है, जिससे वो जॉर्डन और मिडिल ईस्ट में ट्रंप के बेस को उड़ा सकते हैं। अमेरिका और जॉर्डन की एयरफोर्स खामनेई की ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकती है। अगर खामनेई की कुछ मिसाइलें साल्टी एयरबेस को हिट भी कर देती हैं, तो ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि उससे पहले ही F-35 फाइटर जेट वहां से उठ जाएंगे।
हवा में ही तेल टैंकर भरेंगे और तेहरान पर हमले जारी रखेंगे। खामनेई की सबसे बड़ी कमजोरी हवाई युद्ध है। ट्रंप और नेतन्याहू की सबसे बड़ी ताकत हवाई युद्ध है। खामनेई के पास रूस में बने पुराने फाइटर जेट हैं। अमेरिका और इजराइल के पास F-35 जैसे सबसे एडवांस फाइटर जेट हैं। युद्ध शुरू होने से पहले ट्रंप ने इजराइल को 3 नए F-35I अदीर स्टील फाइटर जेट दे दिए हैं। तीनों इजराइल के नोवातिम एयरबेस पहुंच चुके हैं। अब इजराइल के पास 48 F-35 फाइटर जेट हैं जो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस उसके पक्ष में झुका देते हैं। अमेरिका और इजराइल के F-35 सिर्फ खामनेई की इस्लामिक रिजीम के ताबूत में आखिरी कील ही नहीं ठोकेंगे, ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में मार गिराएंगे। F-35 में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं जो खामनेई की ताकतवर मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा सकती हैं। मतलब युद्ध में खामनेई की ताकत ही कमजोरी बन जाएगी। इसमें हवा से जमीन पर प्रहार करने वाली मिसाइलें हैं जो खामनेई के अड्डों, उनके राडार, उनके एयर डिफेंस को तबाह करने के लिए है। F-35 स्टील्थ और बीस्ट दोनों मोड पर काम करने वाला फाइटर जेट है। स्टील्थ मोड पर 5700 पाउंड वजन के हथियार ईरान पर गिरा सकता है। दुश्मन के राडार ध्वस्त करने के बाद बीस्ट मोड पर 22,000 पाउंड के बम तेहरान पर गिराकर खामनेई के मजबूत से मजबूत बंकर को ध्वस्त कर सकता है। F-35 फाइटर जेट करीब 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की सुपर स्पीड से उड़ान भरता है। डील की बात करने वाले ट्रंप ने अचानक क्यों पैतरा बदला और खामनेई के खात्मे का वारंट जारी कर दिया? जेडी वेंस जो पहले युद्ध से मना कर रहे थे, अब क्यों कह रहे हैं ईरान पर इसी हफ्ते हमला होगा? दरअसल खामनेई ने वादा किया था प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम नहीं करेंगे, फांसी रोक दी जाएगी। ईरान की इस्लामिक रिजीम ने इसका उल्टा किया। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक 48 घंटे में 12,000 लोगों का नरसंहार खामनेई ने करा दिया। हर 14 सेकंड में एक प्रदर्शनकारी की हत्या की गई। प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों को घरों से निकालकर खामनेई की IRGC ने गोलियां मार दी। अस्पताल में भर्ती घायलों को खामनेई की बासिज पुलिस ने बेड पर गोली मार दी। ट्रंप को जब खामनेई के इस सच का पता लगा तो उन्होंने एक हफ्ते में खामनेई को खल्लास करने की कसम खा ली। The people of Iran are being slaughtered in the streets and in their homes by a regime that shows no mercy. More than 12,000 Iranians were massacred in 48 hours. One murder every 14 seconds. It's now time for the international community to join them fully.